हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सेकंड पेपर जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का जो सेकंड पेपर है उस पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स को मात्र एक ही वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का आप इजिली आंसर दे पाएंगे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पेपर 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है उसका हमने सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी अध्ययन कर लिया। उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8वें यूनिट को हमने एक एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने सेकंड पेपर यानी 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव से संबंधित जो उसका सिलेबस है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसको हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है और इस पेपर में भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8वें यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर जैसे ही ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी प्लेलिस्ट में आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे की ओर आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है वहां पर आपको सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट से जो भी वीडियोस आपको यूजफुल लगे वो सारी वीडियोस आप भी वहां से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को। ठीक है, यूनिट 2 में हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें भौगोलिक सोच जो है, विचारधारा जो है उसकी प्रारंभिक उत्पत्ति कैसे हुई है उसके विषय में पढ़ना है और वितरण की अवधारणा जिसमें भूगोल में संबंध इसके विषय में पढ़ना, अंतःक्रिया क्या होता है, क्षेत्र विभेदन क्या है इसके विषय में और स्थानिक संगठन, इन सभी टॉपिक्स के विषय में हमें डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स इस यूनिट में दिए गए हैं जो कि हम सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक चिंतन का प्रारंभिक उद्भव, इसके विषय में देखते हैं कि भौगोलिक चिंतन का प्रारंभिक उद्भव कैसे हुआ है, तो उसी के विषय में देखते हैं। भौगोलिक चिंतन का प्रारंभिक उद्भव किसी एक निश्चित समय या स्थान से जोड़ना मुश्किल है क्योंकि हर एक स्थानों पर कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टि से विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो इन प्रारंभिक विद्वानों के विचारधाराओं ने भौगोलिक चिंतन की नींव रखी और बाद में भूगोलवेत्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अनेक इसमें देखें उनके अवलोकन, गणनाएं और व्यवस्थित दृष्टिकोण आज के आधुनिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भौगोलिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिन्होंने न केवल पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है बल्कि अवलोकन और तर्क पर आधारित वैज्ञानिक सोच की भी नींव रखी है। तो इस तरीके से मतलब कि प्रारंभिक काल में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टि से सारी बातों को विचारधारा को उसकी नींव रखी गई विचारधारा को। ओके, तो आगे हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी और रोमन के योगदान, कैसे उनका योगदान था। ये एक तरीके से भौगोलिक चिंतन में यूनानी जो भूगोलवेत्ता है और रोमन भूगोलवेत्ताओं का कैसे योगदान है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी दार्शनिक के विषय में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यूनानियों ने भौगोलिक चिंतन को एक व्यवस्थित रूप दिया, कैसे। सबसे पहले देखते हैं होमर के विषय में। तो होमर ने कैसे क्या दिया, तो इनके प्रमुख कार्य के विषय में देखते हैं। उनकी महाकाव्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियड और ओडिसी, इसके विषय में। तो इलियड और ओडिसी दो प्रमुख महाकाव्य हैं जिसको होमर ने लिखा था। तो होमर की इनकी महाकाव्य इलियड और ओडिसी में विभिन्न स्थानों पर समुद्री यात्राओं और लोगों का वर्णन मिलता है इस महाकाव्य में, जो प्रारंभिक भौगोलिक जानकारी का एक स्रोत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक विचार कैसे थे होमर के। तो उसमें देखते हैं क्या क्या। तो होमर जो है स्वयं एक भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन उनके महाकाव्यों में उस समय के भौगोलिक ज्ञान और जो मान्यताएं थी उनकी झलक मिलती है। तो उस समय के जो महाकाव्य थे इलियड और ओडिसी में होमर द्वारा ये स्वयं लिखे गए। तो होमर स्वयं एक भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन उनके महाकाव्य में उस समय के भौगोलिक ज्ञान और मान्यताओं की झलक मिलती है। पृथ्वी की अवधारणा के विषय में उस समय की विचारधारा मिलती है। तो उन्होंने पृथ्वी को एक चपटी डिस्क के रूप में वर्णित किया था जिसके चारों ओर महासागरों की नदी बहती है एक तरीके से। तो इस तरीके से मान्यताएं थी उस समय। आगे हम देखते हैं स्थानों का वर्णन। तो उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं में विभिन्न स्थानों, द्वीपों, समुद्रों और लोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है जो शुरुआती भौगोलिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है एक तरीके से। तो कैसे कैसे प्रारंभिक काल से भौगोलिक विचारधारा की उत्पत्ति हुई, वही सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो जलवायु का ज्ञान कैसे हुआ, तो होमर के टाइम में तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और उनके प्रभावों का भी एक तरीके से कुछ ज्ञान था उनको। तो होमर जो है उनको जलवायु यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु और उनके प्रभावों का भी ज्ञान था। होमर द्वारा वर्णित जो इलियड और ओडिसी में वर्णित क्या क्या चीजें हैं, तो होमर द्वारा वर्णित काव्यों में भूमध्य सागर, काला सागर और एक तरीके से महासागर जो है उन सभी चीजों का उल्लेख मिलता है। होमर द्वारा वर्णित नक्षत्र समूह, उसके विषय में हम देखते हैं। तो होमर द्वारा जो वर्णित नक्षत्र है उनके विषय में देखते हैं। तो होमर ने अपनी कविताओं में प्लीडेज, ओरायन और हाइड्रा
बूटस तथा ग्रेट विमर जिसको बोलते हैं सप्तऋषि जैसे नक्षत्रों समूहों का उल्लेख उनकी कविताओं में एक तरीके से मिलता है। आगे हम देखते हैं होमर ने चार दिशाओं से आने वाली किन पवनों का उल्लेख किया था। तो इसके विषय में अगर देखें तो उन्होंने 4 तरह के पवनों के विषय में वर्णन किया था। उसमें सबसे पहला है बोरस। तो बोरस जो कि उत्तर से आने वाली तेज और ठंडी हवा के विषय में, जिसमें आकाश स्वच्छ रहता है एक तरीके से, तो एक तरीके से बोरस जो है वो उत्तर से आने वाली तेज और ठंडी पवन थी। और नोटस दूसरी जो उन्होंने बताई पवन वो है नोटस, ये दक्षिणी पवन थी। और इसी तरीके से मूरस ये गर्म और मंद पूर्वी पवन थी। और जेफाइरस जो थी वो पश्चिम से आने वाली एक तरीके से डरावनी हवाएं, एक तरीके से शक्तिशाली हवाएं थी। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 4 तरह के पवनों के विषय में बताया। कौन कौन से? बोरस, नोटस, मूरस और जेफाइरस। ठीक है, तो बोरस, नोटस, मूरस और जेफाइरस, इस तरीके से 4 प्रकार के पवन। आगे हम देखते हैं थेल्स के विषय में। तो इन्होंने किस तरीके से भौगोलिक चिंतन के प्रारंभिक उद्भव में अपना योगदान दिया है उसके विषय में देखते हैं। तो थेल्स जो थे इनका श्रेय पहले यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसे? एक तरीके से पहले यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक के रूप में थेल्स जी को जाना जाता है। भौगोलिक विचार के विषय में देखा जाए तो जल ही मूल तत्व, इसके विषय में बताया कि जल ही मूल तत्व है। थेल्स जो थे उन्होंने प्रस्तावित किया कि पानी ही सभी चीजों का एक तरीके से मूल तत्व है और पृथ्वी एक तरीके से पानी पर तैरती है। यह एक शुरुआती वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो पौराणिक स्पष्टीकरणों से हटकर था एक तरीके से। आगे देखते हैं इसी तरीके से पृथ्वी का आकार के विषय में उन्होंने बताया, थेल्स जी ने उन्होंने बताया कि संभवतः पृथ्वी एक तरीके से पृथ्वी को एक चपटी डिस्क के रूप में ही माना जाता था जो एक विशाल जलराशि पर तैर रही है, इस तरह से थेल्स का मानना था। आगे देखते हैं कारण और प्रभाव। तो उस समय इसका कारण क्या था? तो उनका मुख्य योगदान एक तरीके से प्राकृतिक घटनाओं को तर्क और कारण प्रभाव के आधार पर समझाने का प्रयास करना था, न कि देवी देवताओं की इच्छाओं के रूप में था। तो एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास किया गया था, समझाने का प्रयास किया गया था। आगे देखते हैं थेल्स के शोध, इसके विषय में देखते हैं। तो थेल्स ने ब्रह्मांड की जो कल्पना की उसमें पृथ्वी को समुद्र के पानी पर तैरती हुई तस्तरी जैसा माना गया है। तो थेल्स ने एक तरीके से बताया कि जो इनकी ब्रह्मांड की कल्पना में उनमें पृथ्वी के विषय में उन्होंने बताया कि समुद्र के पानी पर एक तरीके से ये तैर रही है, तस्तरी जैसे माना गया था। और इसमें देखते हैं थेल्स ने मिस्र में नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया तथा बताया कि नील नदी दो नदियों बाहेल गजल एक तरीके से गजल जो कि इसको बोलते हैं सफेद नील, और एक तरीके से दूसरा जो है बाहेस अजरक जिसको बोलते हैं नीली नील से मिलकर एक तरीके से बना हुआ बताया उन्होंने। तो एक तरीके से ये है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? थेल्स ने मिस्र की जो नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था और उन्होंने नील नदी के विषय में वर्णन किया है। आगे देखते हैं एनाक्सिमेंडर के विषय में देखते हैं। एनाक्सिमेंडर जो कि एक तरीके से थेल्स के शिष्य थे। तो एक तरीके से पहला यूनानी जिसने विश्व का मानचित्र बनाया। तो इनकी एनाक्सिमेंडर जो थे विश्व के इनके एक तरीके से पहला मानचित्र बनाने वाले हैं एनाक्सिमेंडर। इनकी भौगोलिक विचारधारा के विषय में देखें तो एक तरीके से पृथ्वी का आकार जो है उसके विषय में उन्होंने बताया। तो उन्होंने पृथ्वी को एक छोटे सिलेंडर या ड्रम के आकार का माना जो कि अंतरिक्ष में निलंबित है और उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह थेल्स की अवधारणा से एक प्रगति थी, उन्नति, उसमें आगे बढ़ोतरी की गई। तो एक तरीके से उन्होंने पृथ्वी को एक छोटे सिलेंडर या ड्रम के आकार का माना जो अंतरिक्ष में निलंबित है और उसे सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह थेल्स की अवधारणा से एक प्रगति थी। मानचित्र के विषय में उन्होंने बताया। तो इनकी एनाक्सिमेंडर जो है उन्होंने एक तरीके से मानचित्र के विषय में बताया। तो उसमें उन्होंने विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र बनाया जिसमें ज्ञात भूमि यूरोप, एशिया, लीबिया को दर्शाया गया था और इसे महासागरों से घिरा हुआ माना गया था। और यह मानचित्र एक तरीके से यात्राओं और व्यापार के लिए भी उपयोगी था। आगे देखते हैं जलवायु क्षेत्र के विषय में। तो जलवायु क्षेत्र, उन्होंने विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की अवधारणाओं का भी अनुमान लगाया जो बाद में विकसित हुआ वो अवधारणाएं। तो एक तरीके से इनकी एनाक्सिमेंडर ने मानचित्र, जलवायु, विभिन्न क्षेत्रों में अपना एक तरीके से प्रारंभिक भौगोलिक चिंतन में उन्होंने भी योगदान दिया है। आगे देखते हैं इरेटोस्थनीज के विषय में देखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इरेटोस्थनीज जो है इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। इन्होंने एक तरीके से पृथ्वी की परिधि की गणना काफी सटीक से की थी और एक तरीके से जियोग्राफिका नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं और इन्होंने एक तरीके से पृथ्वी की जो परिधि उसकी काफी सटीक गणना की थी और इन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। भौगोलिक विचारधारा इनके विषय में देखें, इनकी कैसी भौगोलिक विचारधारा थी। तो इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेटोस्थनीज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी की परिधि की सटीकता के साथ गणना करना था। उन्होंने मिस्र के स्नेन और अलेक्जेंड्रिया में दोपहर के समय सूर्य की किरणों के कोण में अंतर का उपयोग करके यह एक तरीके से करके यह गणना की और उनकी जो गणना थी वास्तविक परिधि के काफी करीब थी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर की नींव।
उन्होंने ही रखे थे। तो अक्षांश और देशांतर के नियम के विषय में एक तरीके से उसके विषय में भी इरेटोस्थनीज जो है उन्होंने बताया। क्या बताया उसके विषय में? तो उन्होंने बताया कि जो ज्ञात स्थानों के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग करने की नींव रखी, जिससे एक तरीके से मानचित्रण सटीकता आई। आगे देखते हैं जियोग्राफिका नामक पुस्तक जो उन्होंने लिखी है उसके विषय में। तो उन्होंने जियोग्राफिका एक तरीके से नामक पुस्तक एक लिखी है, जिसमें पृथ्वी के विवरण और भौगोलिक ज्ञान का एक व्यवस्थित संग्रह था। जियोग्राफी जो शब्द है एक तरीके से इसका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे एक तरीके से। तो सबसे पहले इन्होंने ही उपयोग किया, इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का उपयोग किया। आगे देखते हैं इरेटोस्थनीज का भूगोल में योगदान किस तरीके से था, इसके विषय में देखते हैं। तो योगदान आप देख ही सकते हैं, अक्षांश देशांतर के रूप में इन्होंने दिया, परिधि की गणना की। तो इसमें योगदान में हम देखते हैं इन्होंने पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम जियोग्राफिका रखा। उनके अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाभ था तथा वह ब्रह्मांड के मध्य स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड जो है 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने नोमेन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की तथा पृथ्वी से सूर्य तथा सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है उसकी भी निश्चित करने का प्रयास किया, गणना निश्चित करने का प्रयास किया। और इसके योगदान के लिए इन्हें वैज्ञानिक भूगोल एक तरीके से इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। तो इस तरीके से इरेटोस्थनीज जी का महत्वपूर्ण भूगोल की दृष्टि में भूगोल के क्षेत्र में योगदान रहा है। आगे देखते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के विषय में देखते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और एक दार्शनिक थे। इनके भौगोलिक विचार के विषय में देखा जाए तो पृथ्वी का गोलाकार होना इन्होंने बताया। तो पाइथागोरस और उनके अनुयायियों को पृथ्वी के गोलाकार होने की एक तरीके से अवधारणा का समर्थन करने वाले पहले लोगों में से एक माना जाता है। उन्होंने इस विचारधारा की गणितीय और सौंदर्यपूर्णता के आधार पर प्रस्तावित किया, क्योंकि गोला सबसे एक तरीके से पूर्ण ज्यामितीय आकार माना जाता था। आगे देखते हैं ब्रह्मांडीय सामंजस्य। तो उनका मानना था कि ब्रह्मांड में एक निश्चित सामंजस्य और व्यवस्था है और गोलाकार पृथ्वी इस सामंजस्य का एक हिस्सा है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से पाइथागोरस जो है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इनकी पृथ्वी की गोलाकार की आकृति के रूप में बताना उन्होंने। तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हिप्पार्कस के विषय में देखते हैं। हिप्पार्कस के विषय में देखते हैं। तो इनका एक तरीके से इनका श्रेय अगर देखा जाए तो महान खगोल शास्त्री और एक तरीके से गणितज्ञ हैं हिप्पार्कस। तो इनकी भौगोलिक विचारधारा देखें तो अक्षांश और देशांतर का व्यवस्थित उपयोग किया। हिप्पार्कस ने अक्षांश और देशांतर की अवधारणा को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से एक तरीके से विकसित किया और उन्होंने खगोलीय अवलोकनों का उपयोग करके स्थानों की सटीक स्थिति निर्धारित करने के तरीके सुझाए। तो एक तरीके से तो अक्षांश और देशांतर के विषय में उन्होंने उसकी उपयोगिता के विषय में बहुत ही सटीकता से अध्ययन किया और उसके विषय में वर्णन किया और वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया। और उन्होंने खगोलीय अवलोकनों का उपयोग करके एक तरीके से स्थानों की जो सटीकता है, सटीक स्थिति निर्धारित करने में इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आगे देखते हैं इसमें हम देखते हैं हम इसमें मानचित्रों के लिए ग्रिड प्रणाली जो है, मानचित्रों के लिए ग्रिड प्रणाली, इसके विषय में देखते हैं। तो उन्होंने मानचित्रों पर स्थानों की सटीकता से दर्शाने के एक तरीके से इसमें उन्होंने मानचित्र जो है ना उस पर स्थानों की सटीकता से दर्शाने के लिए एक ग्रिड प्रणाली का उपयोग विकसित की और उसमें एक तरीके से ग्रिड प्रणाली की उसको वकालत की और प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के प्रारंभिक विचार, इसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रक्षेपण जो है ना होता है, उन्होंने संभवतः मानचित्र प्रक्षेपणों की शुरुआती विचारधारा दी है जो गोलाकार पृथ्वी की सतह को एक सपाट मानचित्र पर दर्शाने के लिए आवश्यक है। तो प्रोजेक्शन जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी मानचित्र है जो गोलाकार है उसको एक यानी कि एक सतह पर एक सपाट पर कैसे बनाया जाए, तो वो चीज है। तो प्रोजेक्शन पर भी उनके प्रारंभिक विचार थे और मानचित्र के लिए ग्रिड प्रणाली जो सिस्टम होता है, एक ग्रिड प्रणाली जो होता है उसके विषय में भी बहुत ही सटीकता से उन्होंने बताया। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा हिप्पार्कस के योगदान के विषय में देखा उन्होंने किस तरीके से इसमें अपने भौगोलिक विचारधारा में कैसे कैसे उनकी विचारधाराएं थी। आगे हम देखते हैं अरस्तु के विषय में देखते हैं। अरस्तु जो है उनके विषय में देखते हैं। तो महान दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, शिक्षक भी थे एक तरीके से। तो सिकंदर महान के एक तरीके से गुरु भी हैं अरस्तु जी। तो आगे हम देखते हैं भौगोलिक विचार। अरस्तु जो है, अरस्तु ने पृथ्वी के गोलाकार होने के पक्ष में ठोस अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत किए जो उनके समय में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो उन्होंने एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने बताने की कोशिश की पृथ्वी के गोलाकार होने के पक्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण का अवलोकन। तो उसके विषय में उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की जो छाया है एक तरीके से चंद्रमा पर हमेशा गोलाकार होती है। पृथ्वी की जो छाया होती है वो हमेशा गोलाकार ही होती है। तो गोलाकार होती है या तभी संभव है जब पृथ्वी स्वयं गोला हो ना, जब पृथ्वी स्वयं गोला होगी तभी तो उसकी छाया गोलाकार होगी। तो इसके विषय में उन्होंने बताया। आगे देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी तारे। इसके विषय में उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कोई उत्तर या दक्षिण की ओर यात्रा करता है तो ध्रुवीय तारों की स्थिति बदलती है और नक्षत्र तारे की स्थिति जो होती है दिखाई देती है, जबकि कुछ पुराने तारे गायब होते जाते हैं। यह तभी संभव है जब एक तरीके से एक गोलाकार पृथ्वी पर ये एक तरीके से संभव है, यानी कि यह भी एक गोलाकार पृथ्वी पर ही संभव है।
तो उन्होंने एक तरीके से देखा कि जैसे जैसे कोई उत्तर या दक्षिण की ओर जब भी यात्रा करता है तो ध्रुवीय तारों की जो स्थिति होती है वो बदलती रहती है और नए तारे क्षितिज पर दिखाई देते हैं, जबकि कुछ एक तारे जो पुराने हैं वो गायब होते जाते हैं, और यह तभी संभव है जब पृथ्वी गोलाकार हो। आगे देखते हैं समुद्र में जहाजों का दिखना। समुद्र में जहाजों का दिखना, तो उन्होंने बताया एक तरीके से क्या बताया कि उन्होंने बताया कि दूर से आते हुए जहाज पहले उनके मस्तूल दिखते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज जो यह दर्शाता है कि जहाज एक तरीके से एक वक्र पर यात्रा कर रही है, अर्थात पृथ्वी गोलाकार है पृथ्वी। तो एक तरीके से अरस्तु जी का इस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम और चीजें देखते हैं अरस्तु के विषय में। तो उन्होंने जलवायु के विषय में भी कई सारे विचारधारा दिए। तो जलवायु कटिबंधन के विषय में उन्होंने जलवायु को पृथ्वी के गोलाकार आकार से जोड़ा है और उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय की अवधारणा भी विकसित की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आधुनिक में। आगे देखते हैं अरस्तु का भूगोल में योगदान। अरस्तु जी का भूगोल में किस तरीके से योगदान था। तो अरस्तु ने पृथ्वी के गोल होने के लिए प्रमाण खोजने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया का जो छाया का किनारा एक तरीके से गोलाई लिए होता है, अतः पृथ्वी को भी गोला होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर की ओर यात्रा करने पर तारों की क्षितिज से ऊंचाई बढ़ती जाती है, जो तभी संभव है एक तरीके से जब पृथ्वी एक तरीके से वक्राकार है, गोलाकार है। तो इस तरीके से अरस्तु ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भूगोल के क्षेत्रों में। आगे हम देखते हैं प्लेटो के विषय में। तो प्लेटो और अरस्तु इन्होंने पृथ्वी के गोलाकार होने की अवधारणा का समर्थन किया और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विचार किया। आगे देखते हैं प्लेटो के विषय में देखते हैं कि प्लेटो का भौगोलिक योगदान किस तरीके से। तो प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की जो उर्वर मिट्टी है उसके मृदा के क्षरण का विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि एक तरीके से प्लेटो ने बताया कि पृथ्वी एक गोलाभीय पिंड है और ब्रह्मांड एक तरीके से ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उन्होंने आकाशीय पिंडों की गति के कुछ नियम विकसित किए थे। तो इस तरीके से प्लेटो का महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल के क्षेत्रों में। आगे हम देखते हैं हेरोडोटस के विषय में देखते हैं। इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस जो है इतिहास का जनक कहा जाता है, लेकिन उनके लेखन में विभिन्न क्षेत्रों के भूगोल, रीति रिवाज और अन्य अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। हेरोडोटस का भौगोलिक योगदान देखा जाए तो हेरोडोटस ने इटली की यात्रा की और पूर्व में एक तरीके से मारमरा तथा बास्पोरस जल संधियों से होकर युगजाइन सागर पार करते हुए रूसी स्टेपी प्रदेश तक पहुंचे। उनमें एक तरीके से उसने पर्शियन साम्राज्य और मिस्र की भी यात्रा की। हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को एक तरीके से आंतरिक सागर माना है और इसने नील की घाटी जो है, नील नदी की घाटी और उसके डेल्टा निर्माण का वर्णन भी किया है। और उसने स्तर नदी जो कि डेन्यूब को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना है। तो इस तरीके से हेरोडोटस जो है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल के क्षेत्रों में, क्योंकि उनके उन्होंने इतिहास के जनक में एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्होंने उनके इतिहास जो भी उन्होंने लिखा है, उनके लेख में भूगोल, रीति रिवाज, विभिन्न जगह के अर्थव्यवस्थाओं का आदि कई सारी चीजों का उसमें वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं हिकेटियस का योगदान, इनके विषय में हम देखते हैं। तो हिकेटियस का योगदान किस तरीके से है उसके विषय में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हिकेटियस की कृति जो है गैस पेरियोडोस संभवतः पृथ्वी का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है, जिसके कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। गैस पेरियोडोस में यूरोप, एशिया और लीबिया का वर्णन है। इसमें एशिया व भारत तथा दजला फराद नदियों का उल्लेख है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पृथ्वी सपाट एवं वृत्ताकार है। इसमें एनाक्सिमेंडर के मानचित्र में भी सुधार किया गया। तो इस तरीके से हिकेटियस जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी विचारधारा में। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा यूनानी जो भूगोलवेत्ता थे, विचारधारा थे, उनके विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके विचारधारा कैसे थे, प्रारंभिक विचारधारा, उनके विषय में हम देखते हैं। तो रोमन साम्राज्य में देखते हैं, रोमन लोगों ने व्यवहारिक भूगोल पर अधिक ध्यान दिया। व्यवहारिक जो भूगोल है उस पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने सड़कों, पुलों, जल सेतुओं के निर्माण के लिए सर्वेक्षण, मानचित्र तकनीकी का उपयोग किया। उनके यात्रा वृत्तांतों और सैन्य अभियानों ने भौगोलिक ज्ञान के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैबो एंड टॉलेमी के विषय में देखते हैं। तो रोमन काल के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे ये लोग। टॉलेमी का ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें मानचित्र बनाने के सिद्धांतों और कई स्थानों के निर्देशांकों का वर्णन भी था। आगे देखते हैं संक्षेप में, भौगोलिक चिंतन का प्रारंभिक उद्भव की अपने परिवेश को समझने, उसका उपयोग करने और यात्रा करने की मूल आवश्यकता से जुड़ा है। यह धीरे धीरे अवलोकन, अनुभव, दार्शनिक विचारधाराओं और अंततः व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से विकसित हुआ है। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा जो रोमन
रोमन साम्राज्य के भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो एंड टॉलमी, उनके विषय में देखा। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्षेत्रीय विविधीकरण। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से भौगोलिक चिंतन के उद्भव में प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं का कैसे कैसे योगदान था, कैसे भूगोल की विचारधारा उसका विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय विविधीकरण क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्षेत्र विभेदन। इसके विषय में हम देखते हैं। तो क्षेत्रीय विविधीकरण के विज्ञान के रूप में एक तरीके से भूगोल का अर्थ है कि भूगोल जो है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं और भिन्नताओं का अध्ययन करता है, यह समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न स्थान एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और कैसे इन भिन्नताओं के पीछे का क्या कारण है। ये सारी चीजें क्षेत्रीय विविधीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से भूगोल को समझने का प्रयास किया जाता है। तो क्षेत्रीय विविधीकरण के विज्ञान के रूप में भूगोल का अर्थ है कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं विभिन्नताओं का अध्ययन करता है और ये समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न स्थान एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और इन भिन्नताओं के पीछे का क्या कारण है। आगे देखते हैं इसके मुख्य बिंदु के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र अद्वितीय है एक तरीके से। तो इसके विषय में देखते हैं, भूगोल मानता है कि पृथ्वी पर कोई भी दो क्षेत्र बिल्कुल समान नहीं होते। हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता होती है, विशिष्ट भौतिक, जैसे कि भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गई, मानवीय जैसे कि संस्कृति वहां की अलग हो सकती है, अर्थव्यवस्था अलग हो सकता है, जनसंख्या। तो ये सारी उनकी विशेषताएं होती हैं जिस कारण से वे एक तरीके से अपना हर एक क्षेत्र अद्वितीय होता है, भिन्न होता है अलग अलग क्षेत्रों से। आगे हम देखते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन। तो भूगोल एक तरीके से यह भी देखता है कि ये विभिन्न विशेषताएं किसी क्षेत्र में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और एक अद्वितीय क्षेत्रीय चरित्र का निर्माण करती हैं। यह सिर्फ अलग अलग तत्वों का अध्ययन नहीं है बल्कि यह उनके बीच के जटिल संबंधों का भी अध्ययन है। आगे देखते हैं स्थानिक भिन्नता को समझना। इसके विषय में देखते हैं। तो स्थानिक जो भिन्नताएं हैं उस चीज को भी समझा जाता है क्षेत्रीय विविधीकरण, क्षेत्रीय विभेदन में। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है पृथ्वी की सतह पर स्थानिक भिन्नताओं का पहचानना, उनका वर्णन करना, विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना है। आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क जलवायु, कम आबादी, विशेष वनस्पति, पहाड़ी क्षेत्र, ठंड जलवायु। जबकि दूसरा अगर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ शुष्क होगा, शुष्क जलवायु होगी, कम आबादी होगी, विशेष वनस्पतियां वहां पर होंगी। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी जलवायु होगी, सीढ़ीदार कृषि होगी, अलग जीवन शैली वहां की होगी। जैसे भिन्न भिन्न एक तरीके से क्षेत्र होते हैं। तो इन भिन्नताओं के पीछे के प्राकृतिक और मानवीय कारण क्या क्या है, इन्हीं सब चीज का अध्ययन करना क्षेत्रीय विविधीकरण, क्षेत्रीय विभेदन है। आगे देखते हैं क्षेत्रीय विविधीकरण भूगोल को एक ऐसा विज्ञान बनाता है जो कि पृथ्वी के विभिन्न भागों की विशिष्टता और जटिलता को समझने पर केंद्रित है, न केवल सामान्य सिद्धांतों पर। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से विविधीकरण, उसके क्या उस विशेषताएं हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, तो सारी चीजों को अच्छे तरीके से अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे देखते हैं स्थानिक संगठन। तो इसके विषय में देखते हैं स्थानिक संगठन जो अगला टॉपिक है। तो स्थानिक संगठन की संकल्पना भूगोल में यह समझने की से संबंधित है कि जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी की सतह पर कैसे व्यवस्थित हैं और वितरित हैं। तो ये चीजें, तो कोई भी चीज कैसे, स्थानिक संगठन की संकल्पना का मतलब है कैसे वो पृथ्वी की क्योंकि हर चीज तो पृथ्वी पर ही था, तो कैसे वो पृथ्वी पर है, कहां पर कैसे व्यवस्थित है, कितनी दूर में फैली है, तो वो स्थानिक संगठन की के अंतर्गत आती है। तो इसके विषय में देखते हैं स्थानिक संगठन की संकल्पना किसी भूगोल में यह समझने से संबंधित है कि चीजें पृथ्वी की सतह पर कैसे व्यवस्थित और वितरित है। या केवल कहां का प्रश्न नहीं है बल्कि ये क्यों का है, किस पैटर्न का भी है एक तरीके से। तो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि यह क्यों है, कैसे है, किस पैटर्न में फैला है, कहां पर है, इस सारे प्रश्नों का आंसर ही देता है। आगे देखते हैं इसके विषय में, मुख्य बिंदु के विषय में। तो वितरण के विषय में देखते हैं, वितरण और पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन करता है कि लोग, गतिविधियां, संसाधन और घटनाएं किसी स्थान पर कैसे वितरित हैं और वे एक तरीके से कौन से पैटर्न बनाते हैं। तो कोई भी स्थान पर वहां पर कैसी गतिविधियां होती हैं, कैसे संसाधन है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजों को अध्ययन करता है और किस पैटर्न में हो रही है, ये सारी चीजों का अध्ययन करता है स्थानिक संगठन। आगे देखते हैं अंतर संबंध और संबंध के विषय में देखते हैं। स्थानिक संगठन का एक तरीके से यह भी देखता है कि विभिन्न भौगोलिक जो तत्व हैं एक दूसरे के साथ स्थानिक रूप से कैसे संबंधित हैं। उदाहरण के लिए एक तरीके से शहर अक्सर सड़कों और नदियों के किनारे ही क्यों विकसित होते हैं, इसका आंसर जाने। या फिर कारखाने औद्योगिक क्षेत्रों में ही क्यों विकसित होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो इन सब चीज का अध्ययन करना ही अंतर संबंध और संबंध ये स्थानिक संगठन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं स्थानिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, यह उन प्रक्रियाओं की पड़ताल करता है एक तरीके से जो इन पैटर्नों को जन्म देती है। तो स्थानिक प्रक्रिया जो होती है जो एक तरीके से उन प्रक्रिया की पड़ताल करता है जिस कारण से ये पैटर्न हो रहा है, उस पैटर्न को जन्म देती है। इसमें आर्थिक हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारक, सारी चीजों को शामिल हो सकते हैं जो स्थानों से लेआउट को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं दक्षता और प्रभावकारिता। इसके विषय में अक्सर जो स्थानिक संगठन का उद्देश्य किसी गतिविधि या प्रणाली की दक्षता या प्रभावकारिता को बढ़ाना होता है एक तरीके से। तो इसका एक तरीके से क्या काम होता है, दक्षता और प्रभावकारिता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अक्सर स्थानिक जो संगठन होता है उनका मुख्य उद्देश्य गतिविधि जो होती है या फिर प्रणाली, उनकी दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाना होता है। उदाहरण के लिए अगर मैंने तो एक शहर में
सेवाओं का स्थानिक वे ताकि वे नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हों। आगे देखते हैं सेवाओं का एक तरीके से स्थानिक संगठन होना, तो जिससे कि नागरिकों के लिए आसानी हो सके। आगे देखते हैं उदाहरण, किसी शहर में आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र का वितरण, परिवहन नेटवर्क का लेआउट या प्राकृतिक संसाधनों का भौगोलिक फैलाव, ये सभी स्थानिक संगठन के उदाहरण हैं। इससे क्या होता है कि वो स्थानिक संगठन यानी कि वाणिज्यिक केंद्र है तो वहां पर वाणिज्यिक केंद्र ही वहां का स्थानिक संगठन कैसे है, तो वो चीजें हैं उसके उदाहरण। यहाँ पर देखते हैं आगे, तो यह संकल्पना एक तरीके से भूगोल को एक विश्लेषणात्मक विज्ञान की दृष्टि से बनाती है जो पृथ्वी की सतह पर दिखने वाले व्यवस्थाओं और उनके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से हमने देखा स्थानिक संगठन के विषय में डिटेल से जाना। आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय वितरण के विषय में देखते हैं विज्ञान के रूप में। तो इसके विषय में देखते हैं क्षेत्रीय वितरण क्या है इसके विषय में। तो क्षेत्रीय वितरण विज्ञान के रूप में भूगोल का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न तत्व जैसे कि जनसंख्या, फसलें, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन आदि स्थानिक फसलें या विवरण का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि कोई भी चीज कहाँ पाई जाती है और क्यों पाई जाती है और अन्य चीजों के संबंधों में कैसे वितरित है। इसके भी मुख्य बिंदु है कहाँ और क्यों का विश्लेषण। भूगोल में यह पहलू मुख्य रूप से किसी भी घटना या विशेषता के स्थानिक वितरण को निर्धारित करने और फिर उसका वितरण के पीछे का कारण और प्रक्रिया को की एक तरीके से व्याख्या करने पर केंद्रित है। आगे देखते हैं पैटर्न की पहचान। तो यह एक तरीके से विभिन्न भौगोलिक तत्वों के वितरण में पाए जाने वाले पैटर्न्स जैसे कि सघनता, फैलाव, रेखीय यादृच्छिकता की पहचान, ये सारी चीजों का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन। तो यह केवल अलग अलग तत्वों के विवरण का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भी देखता है कि वितरण एक तरीके से विभिन्न वितरण पैटर्न एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं और किसी क्षेत्र की समग्र विशेषताओं को एक तरीके से कैसे आकार देते हैं। नक्शे का महत्व इसमें भी है। तो इस अध्ययन का एक तरीके से अनिवार्य उपकरण है कि इसमें उपकरण है मानचित्र, क्योंकि वे विभिन्न वितरणों को दृश्य रूप से दर्शाने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में चावल उत्पादन का वितरण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित है, शहरी आबादी का वितरण महानगरों में अधिक सघन है, या फिर किसी विशेष प्रकार के जंगल का वर्णन। तो ये सभी क्षेत्रीय वितरण विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्षेत्रीय वितरण के विषय में कैसे कैसे फैलाव है। तो यह दृष्टिकोण भूगोल को एक ऐसा विज्ञान बनाता है जो पृथ्वी पर मौजूद विविधताओं और उनके स्थानिक संगठनों को समझने के लिए वितरण के पैटर्नों को गहराई से विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे देखते हैं प्रदेश के विषय में देखते हैं प्रदेश क्या होता है, तो उसकी संकल्पना के विषय में हम देखते हैं। तो प्रदेश क्या है, रीजन क्या है, तो भूगोल की एक केंद्रीय संकल्पना है जो पृथ्वी की सतह के एक ऐसे हिस्से का संदर्भित करती है जिसे कुछ विशिष्ट विशेषताओं का आकार पर उनके पड़ोसी क्षेत्रों में अलग पहचाना जा सकता है। तो वो एक तरीके से प्रदेश होता है। तो भूगोल की एक केंद्रीय संकल्पना है जो पृथ्वी की सतह के एक हिस्से को संदर्भित करता है जिसे कुछ विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उसे पड़ोसी क्षेत्रों से अलग पहचाना जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक तरीके से एक या एक से अधिक समरूप गुणों के कारण अपने आप में एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इसकी राजनीतिक सीमाएं हो, ये जरूरी नहीं है, बस उसकी भौगोलिक जो दृष्टि है, भौगोलिक जो क्षेत्र है, उसकी विशेषता। प्रदेश की विशेषताएं क्या है, तो प्रदेश की कुछ एक तरीके से प्रमुख विशेषताएं उसको हम देखते हैं, जैसे कि समरूपता। तो प्रदेश के भीतर की प्रमुख विशेषता जैसे कि जलवायु वहां की सेम हो, भूआकृति, संस्कृति, अर्थव्यवस्थाएं जो एक तरीके की देखने को मिलती है, तो वो प्रदेश होता है, अपेक्षाकृत समान होती है और यह समरूपता ही उसे अन्य क्षेत्रों से अलग करती है। आगे देखते हैं विशिष्टता। तो इसके विषय में प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक तरीके से अनूठी पहचान या विशिष्टता होती है जो उसे पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न बनाती है। इसी तरीके से तो मतलब कि विशिष्टता है ना, अपनी उस क्षेत्र की कोई ना कोई विशिष्टता होगी, अलग एक पहचान होगी। तो प्रदेश अपनी एक अनूठी पहचान की वजह से वो प्रदेश अलग अपने पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न है। सीमाएं देखा जाए तो यद्यपि ये सीमाएं हमेशा तीक्ष्ण या निश्चित नहीं होती हैं, विशेषकर कार्यात्मक प्रदेशों में, फिर भी एक प्रदेश की एक अनुमानित या फिर कार्यशील सीमा होती है जो उसे अलग करती है। पदानुक्रम, इसके विषय में देखते हैं। तो प्रदेश छोटे से बड़े आकार तक हो सकते हैं, यानी एक बड़ा प्रदेश कई छोटे छोटे उप प्रदेशों में भी विभाजित हो सकता है और छोटे प्रदेश मिलकर एक बड़ा प्रदेश बना सकते हैं। आगे देखते हैं गतिशीलता। प्रदेश स्थिर नहीं होते हैं, समय के साथ उनकी विशेषताएं और सीमाएं और उनके कार्य भी बदल सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और मानवीय धारणा, तो प्रदेश की संकल्पना अक्सर मानवीय धारणा, उपयोग और कार्यात्मक संबंधों पर आधारित होती है, न कि केवल प्राकृतिक विशेषताओं पर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश क्या होता है, प्रदेश के मूल तत्व, मूल जो विशेषता होती है उसके विषय में हमने देखा। समरूपता हो गई, विशिष्टता हो गई, सीमाएं जो होती है उसकी कैसे, पदानुक्रम के विषय में देखा, गतिशीलता, मानवीय धारणा, ये सारे टॉपिक्स के विषय में देखा, इसके विशेषताएं देखी। आगे हम देखते हैं प्रादेशीकरण के सामान्य नियम क्या है। तो देखिए, प्रादेशीकरण जो है पृथ्वी की सतह को विशिष्ट और अर्थपूर्ण प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। यानी एक तरीके से जो प्रदेशीकरण है वो पृथ्वी की सतह जो है उसको विशिष्ट अर्थपूर्ण प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। इसमें कुछ सामान्य नियम या सिद्धांत होते हैं
हैं, जिसके विषय में देखते हैं समरूपता का सिद्धांत। तो ये पहले बताया, तो यह महत्वपूर्ण नियम है एक प्रदेश के निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र की भीतरी चुनी हुई विशेषता जो होती है, जैसे कि जलवायु या फिर भू आकृति या संस्कृति या फिर अर्थव्यवस्था जो है, वो एक तरीके से समानता हो और एक रूपता हो, एक तरीके से कहें तो यह समानता ही उसे पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न करती है, अलग करती है। कार्यात्मकता का सिद्धांत, इसके विषय में देखते हैं। तो विशेष रूप से कार्यात्मकता प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसमें प्रदेश को एक नोड, जैसे कि एक प्रदेश को एक नोडल केंद्र जैसे एक शहर और उसके आसपास के उन केंद्रों, उन क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। उस केंद्र के कार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि परिवहन, व्यापार, सेवाएं या केंद्रीय और प्रवाह महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं सीमा निर्धारण। तो प्रत्येक प्रदेश की एक अपनी एक पहचानी जाने वाली योग्य सीमा होनी चाहिए। यद्यपि ये सीमाएं हमेशा तीक्ष्ण या फिर राजनीतिक होती हैं, विशेषकर संक्रमणकालीन क्षेत्रों में, फिर भी ये एक तरीके से प्रदेश की विशिष्टता को परिभाषित करती हैं। आगे देखते हैं पदानुक्रम का सिद्धांत। प्रादेशिकरण अक्सर एक पदानुक्रमित संरचना का पालन करता है। इसका मतलब है कि ये छोटे अधिक विशिष्ट प्रदेश मिलकर बड़े व्यापक प्रदेश बना सकते हैं और एक तरीके से एक बड़ा प्रदेश के छोटे छोटे प्रदेशों से भी मिलकर बन सकता है। आगे देखते हैं उद्देश्य आधारित विभाजन। तो प्रादेशिकरण का एक तरीका एक तरीके से अक्सर उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए प्रदेश बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से उसमें उस उद्देश्य दिखाई देना चाहिए ना। प्रदेशीकरण का तरीका अक्सर उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए प्रदेश बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कृषि नियोजन के लिए बनाए गए हों प्रदेश, औद्योगिक नियोजन के लिए प्रदेशों में भिन्नता हो सकती है। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं गतिशीलता और परिवर्तन। यह नियम बताता है कि प्रदेश स्थिर नहीं होते हैं, समय के साथ साथ मानवीय गतिविधियां होती हैं, जिस कारण से आर्थिक विकास या फिर पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण प्रदेशों की विशेषताओं और सीमाओं में बदलाव हो सकता है, बदल सकती है, और इसलिए प्रदेशीकरण भी गतिशील होना चाहिए। ये नियम एक तरीके से भूगोलवेत्ता को पृथ्वी की जटिल सतह को अधिक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक तरीके से समझने और उनका अध्ययन करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा प्रदेश और प्रदेशीकरण के विषय में हमने देखा उनकी क्या विशेषताएं, प्रदेश की किस तरीके से प्रदेश बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें उसकी क्या क्या विशेषताएं देखा। आगे देखते हैं कॉम्पेज ये क्या होता है, ये तो इसके विषय में हम देखते हैं कॉम्पेज क्या होता है। तो देखिए कॉम्पेज जो है भूगोल में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसे डार्ले डेंटल ने एक तरीके से 1967 में अपनी पुस्तक उन्होंने प्रतिपादित की, अ फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी में प्रतिपादित किया था। तो अ फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी में प्रतिपादित किया था क्या, एक यानी कि कॉम्पेज के विषय में उन्होंने बताया। और यह क्या है इसके विषय में देखते हैं। तो यह मूल रूप से एक तरीके से एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न भौगोलिक तत्व जो होते हैं उनके जटिल और परस्पर जुड़े हुए संबंधों को दर्शाती है। सरल शब्दों में अगर देखें कॉम्पेज का अर्थ क्या है, तो पारिस्थितिकी एकता, इसके विषय में देखते हैं। तो जैसे पारिस्थितिकी एकता यह किसी प्रदेश की एक ऐसी इकाई के रूप में देखता है जो भौगोलिक वातावरण जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, जल, जैविक तत्व जैसे वनस्पति, जंतु और सबसे महत्वपूर्ण मानव और उनकी गतिविधियां एक दूसरे के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं और उनके एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करता है। तो ये कॉम्पेज का मूल रूप से ये अर्थ है। आगे हम और चीजें देखते हैं। तो कार्यशील संबंध, तो जो कॉम्पेज होता है केवल तत्वों की उपस्थिति को नहीं देखता केवल कि उनकी क्या उपस्थिति है, बल्कि उनके बीच के कार्यशील संबंधों को भी उजागर करता है। उदाहरण के लिए कैसे मिट्टी का प्रकार फसलों को प्रभावित करता है और कैसे फसलें मानव की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को प्रभावित करती हैं या फिर उनको आकार देती हैं। तो ये सारी चीजों को अध्ययन करती है, तो अर्थात कार्यशील संबंध भी अध्ययन करती है। आगे देखते हैं समग्रता और जटिलता के विषय में देखते हैं। तो या किसी क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के बजाय उसे एक समग्र प्रणाली के रूप में समझने पर जोर देता है, जहां हर घटक एक दूसरे से जुड़ा होता है और पूरे प्रदेश के चरित्र को निर्धारित करता है। यह एक जटिल वेब जाल की तरह है जहां सभी धागे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आगे देखते हैं मानवीय भूगोल पर जोर। डेंटल ने कॉम्पेज में मानव को एक समग्र यानी एक सक्रिय एजेंट के रूप में देखा जो पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो एक तरीके से डेंटल जो थे उन्होंने कॉम्पेज में मानव जो है उसको एक तरीके से सक्रियता के रूप में देखा, सक्रिय एजेंट के रूप में देखा जो पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसे संशोधित भी करता है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं उदाहरण। तो किसी नदी घाटी प्रदेश का कॉम्पेज उस नदी उसके बेसिन की भू आकृति, मिट्टी की उर्वरता, मानसून की बारिश और उस पर निर्भर कृषि पद्धतियों, गांवों के बसने के पैटर्न, स्थानीय संस्कृति के बीच के जटिल अंतर संबंधों आदि ये सारी चीजों को दर्शाता है। तो यही है एक तरीके से कॉम्पेज। आगे देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं कॉम्पेज एक तरीके से क्या है। कॉम्पेज भूगोलवेत्ताओं को किसी भी क्षेत्र जो होता है ना, किसी भी क्षेत्र को एक
एक तरीके से जीवित सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखने में मदद करता है, जहां प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियां मिलकर एक अद्वितीय और जटिल चरित्र का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं भूगोल का उद्भव। तो इसमें हम देखते हैं, तो आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं भूगोल का उद्भव कैसे हुआ है। तो यानी कि यूनानी जो विद्वान है इरेटोस्थनीज जो है ने सर्वप्रथम भूगोल को धरातल पर एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। जियोग्राफिक शब्द का उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया और एक तरीके से उपयोग उन्होंने किया गया उपयोग स्त्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज जो है उन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व की एक पुस्तक के शीर्ष के रूप में भी था। तो एक तरीके से उस समय यानी कि यूनान के विद्वान जो इरेटोस्थनीज हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान, उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कई सारे यूनान के और कई सारे रोमान के भूगोलवेत्ता थे जिनके योगदान के माध्यम से भूगोल की विचारधारा का उद्भव हुआ। स्थानिक और अवस्थिति परंपरा। तो स्थानिक का अवस्थिति परंपरा किसी स्थान की स्थानिक विशेषताओं का वर्णन करने के लिए मात्रात्मक तरीकों को नियोजित करने से संबंधित है। स्थानिक परंपरा किसी स्थान या घटना को समझने और समझाने के लिए स्थानिक विशेषताओं का उपयोग करना चाहती है। इस परंपरा के योगदानकर्ता ऐतिहासिक रूप से मानचित्रकार थे, लेकिन अब इनमें तकनीकी भूगोल और भौगोलिक सूचना विज्ञान भी शामिल है। क्षेत्र अध्ययन या फिर प्रादेशिक परंपरा, इसके विषय में देखते हैं। तो यह पृथ्वी जो है एक तरीके से पृथ्वी की सतह की विलक्षण विशेषताओं के वर्णन से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र जो है भौतिक और मानव पर्यावरण के रूप में अपनी पूर्ण प्राकृतिक या तत्वों के संयोजन से उत्पन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्टता या चरित्र को समझना या परिभाषित करना है, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय तत्व शामिल है। पुनः एक बार देते हैं क्षेत्र अध्ययन या फिर प्रादेशिक परंपरा जो होती है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से पृथ्वी की जो सतह की विलक्षण विशेषताओं के वर्णन से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र जो होते हैं भौतिक और मानवीय पर्यावरण के रूप में अपनी पूर्ण प्राकृतिक तत्वों के संयोजन से उत्पन्न होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्टता या चरित्र को समझना और परिभाषित करना होता है, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय तत्व भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं मानव पर्यावरण अंतःक्रिया परंपरा। इसके विषय में हम देखते हैं। तो मानव पर्यावरण अंतःक्रिया परंपरा, जिसे एकीकृत भूगोल के रूप में भी जाना जाता है, मानव और प्राकृतिक विश्व के बीच स्थानिक विचार विमर्श से संबंधित है। इसके लिए भौतिक और मानव भूगोल पारंपरिक पहलुओं की समझ की आवश्यकता होती है। दो उपक्षेत्रों या शाखाओं की बढ़ती विशेषता के कारण एकीकृत भूगोल मानव और भौतिक भूगोल के बीच सेतु के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इस तरीके से मानव और पर्यावरण के बीच में कैसी अंतरक्रिया है, कैसे आपसी संबंध है, वो चीज के विषय में बताया गया है। तो मानव पर्यावरण जो है अंतरक्रिया परस्पर परंपरा, जिसे एकीकृत भूगोल के रूप में भी जाना जाता है, मानव और प्राकृतिक जो है विश्व के बीच के स्थानिक विचार और विमर्श से संबंधित है। और इसमें एक तरीके से इसके लिए भौतिक और मानव भूगोल के पारंपरिक पहलुओं की समझ की आवश्यकता होती है। और दो क्षेत्रों या फिर शाखाओं की बढ़ती विशेषताओं के कारण एकीकृत भूगोल मानव भूगोल जो है और भौतिक भूगोल के बीच के सेतु के रूप में उभरा है। और इनके अध्ययन को समझना, और इनके भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है ये अलग अलग रूप में एकीकृत रूप में इसका वर्णन किया गया है। ये मुख्य रूप से पूरे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट अध्ययन किया। भूगोल के प्रारंभिक जो भूगोलवेत्ता थे, विचारधाराएं जो कि उनका किस तरीके से भूगोल के क्षेत्र में योगदान था, सारी चीजों के विषय में देखना है। जितने भी टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट अध्ययन किया इस वीडियो में। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि हमने छोड़ा हुआ। तो जो भी इंपॉर्टेंट थे सारे टॉपिक्स को हमने कवर कराया है। ओके, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और आप इस पेपर से संबंधित जो अन्य वीडियोस है ना, उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे, फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी वीडियोस बनाई है वो सारी देखने को मिल जाएंगी। और उसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है, सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी यूनिट बाय यूनिट। आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियो वहां से उस प्लेलिस्ट से यूजफुल लगे वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।